नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में मैं आपको बताने वाली हूं अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में। अफगानिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहां मोस्ट वांटेड की सरकार है। मोस्ट वांटेड आतंकियों की सरकार अफगानिस्तान में बनी, लेकिन पंशीर के लड़ाकों ने इस सरकार को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि पंशीर ने तो खारिज की आतंकियों की सरकार, कौन सा देश इस सरकार को मान्यता देगा, आतंकियों से बात करेगा। और इसी के साथ महाभारत में आज यह भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से भारत आतंक के खिलाफ एक बड़ा त्रिकोण तैयार कर रहा है। इस त्रिकोण के भारत के अलावा दो कोण कौन से होंगे, यह भी आज महाभारत में। शुरुआत मैं करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि किस तरह से अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बन गई है। मोस्ट वांटेड आतंकी, जितना बड़ा आतंकी उतना बड़ा मिनिस्टर। लेकिन आपको सबसे पहले बड़ी खबर बताती हूं कि किस तरह से इस सरकार को एनआरएफ ने पूरी तरह से नकार दिया है। जी हां, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस सरकार को पूरी तरह से नकारा है। एनआरएफ ने कहा है कि यह अवैध सरकार है, यह सरकार अवैध है, कह रहा है एनआरएफ। और एनआरएफ ने इस सरकार को मानने से मना कर दिया है। वोट से ही चुनी जाएगी वैध सरकार, कह रहा है एनआरएफ, यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। मसूद के लड़ाकों ने इसे मानने से मना कर दिया है। इस तालिबानी सरकार को एनआरएफ ने नकारा है। आपको सबसे पहले मैं बताती हूं कि किस तरह से एनआरएफ ने इस सरकार के बारे में क्या कहा है और अफगानिस्तान की आवाम को और लोगों को क्या कहा है। सबसे पहले आपको वो बताती हूं कि एनआरएफ ने किस तरह से इस सरकार को पूरी तरह से खारिज किया है। एनआरएफ का कहना है कि यह सरकार वैध नहीं है। एनआरएफ का कहना है कि यह सरकार वैध नहीं है, इसे हम मानते नहीं हैं। तालिबान सरकार को हम नहीं मानते हैं, यानी कि मसूद के लड़ाके खुलकर कह रहे हैं कि सरकार वही जो चुनाव के जरिए आए, जो लोगों की सरकार हो, जिसे चुनाव के जरिए चुन कर लाया जाए। तालिबान सरकार को नहीं मानते, इसे जल्दी जल्दी चलाइए, सरकार आतंकियों की सरकार है, कह रहा है एनआरएफ। वो ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर अवैध कब्जा किया है तालिबान ने। मसूद के लड़ाकों की तरफ से यह कहा गया है कि तालिबान सरकार दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तालिबान सरकार आतंकियों की सरकार है, बहुत बड़ा खतरा इस सरकार से। और वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से वोट से नहीं बनी है ये सरकार, बंदूक के दम पर ये सरकार बनी है, बंदूक के दम पर इस सरकार को बनाया गया है। और किस तरह से कब्जे की हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, अफगानिस्तान पर किया अवैध कब्जा, और इस सरकार को मानने से मना कर रहे हैं। और एक बार फिर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग मुक्त हो इस तालिबान राज से, उसके लिए खुद खड़ा होना होगा। आतंक से मुक्ति तक यह विरोध जारी रहेगा। यानी सिरे से खारिज किया है एनआरएफ ने इस आतंकियों की सरकार को। मैं आपको आतंक का चेहरा भी दिखाऊंगी। इस सरकार में मोस्ट वांटेड आतंकी, जितना बड़ा आतंकी है उतना बड़ा पद है उसका इस सरकार में। और देश की ये पहली, किसी दुनिया में किसी देश की ये पहली सरकार होगी। और पंशीर के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ जिन जिन संगठनों से अपील की है कि वो उठ खड़े हों, सार्क से अपील की है, शंघाई एससीओ से अपील की है, यूरोपियन यूनियन से अपील की है, यूनाइटेड नेशन से अपील की है, ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन से भी अपील की है कि तालिबान की सरकार को खारिज करें, इसे मान्यता ना दें, क्योंकि ये आतंकियों की सरकार है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और यह भी बताऊं कि किस तरह से अहमद मसूद के लड़ाके ही नहीं, कैसे पंशीर का एक और शेर, पंशीर के एक और शेर ने दहाड़ा है। जी हां, पंशीर के एक और शेर की दहाड़। हम घायल नहीं हैं,
हम घायल हैं पर खत्म नहीं हुए हैं, कह रहे हैं वली मसूद अहमद शाह मसूद के भाई हैं। अहमद वली मसूद कभी भी पंजशीर पहुंच सकते हैं और अहमद मसूद के चाचा है अहमद वली मसूद, और उन्होंने अपने संदेश में साफ कहा है कि हम घायल हुए हैं लेकिन हम खत्म नहीं हुए हैं और हम अपने हजारों लड़ाके तैयार हैं पंजशीर पहुंचने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं क्योंकि पंजशीर के लड़ाके और नॉर्दर्न अलायंस से जुड़े हुए लोग लगातार तालिबान के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा खोलने की अब तैयारी कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां से तालिबान को नकारा जाए, जहां से तालिबान को मान्यता न दी जाए, और बड़ा सवाल यही है कि तालिबान को आखिर मान्यता कौन सा देश देगा। मैं अब आपको बताती हूं कि आज पंजशीर में क्या हुआ है। पंजशीर में आज क्या हुआ है वो भी आज आपको बताती हूं। पंजशीर में किस तरह से जोरदार जंग हुई है, पंजशीर के रुखा में यह जंग जारी है। पूरी रात भारी गोलीबारी हुई है। यह पंजशीर का मौजूदा हाल आपको बता रही हूं। पूरी रात भारी गोलीबारी हुई, तालिबान को उसमें भारी नुकसान पहुंचा है और पंजशीर में तालिबान के साथ साथ पाकिस्तानी सेना भी लहूलुहान हुई है, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तानी सेना कैसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है तालिबान के साथ पंजशीर के खिलाफ। पंजशीर से पीठ दिखाकर भागा है पाकिस्तान और ये रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा रहा है। एसएसजी बटालियन जो पाकिस्तान की है वो मैदान छोड़कर भागी है पंजशीर से। यही वो बटालियन है जो तालिबान का साथ दे रही थी और पंजशीर में लड़ाई लड़ रही थी। पंजशीर से आदिल रहमानी बचकर भागा। आदिल रहमानी कौन है? पाकिस्तानी सेना का अफसर है जो पीठ दिखाकर भागा है पंजशीर से। पाकिस्तानी सेना का अफसर आदिल किस तरह पीठ दिखाकर भाग गया है, और ये बड़ा एक्सपोज है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार तालिबान की मदद कर रही थी लेकिन वहां से पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर हुई है। जो बड़ी खबर मुझे बताया जा रहा आ रही है हमारे पास, बड़ी खबर पर जाएंगे। बड़ी खबर यह कि सरकार बनने के बाद किस तरह से तालिबान का जुल्म बढ़ा है। आतंकी सरकार में पत्रकारों की पिटाई हुई है। जी हां, पत्रकारों को पीटा जा रहा है और इसमें कोई हैरानी नहीं है। किस तरह से 2 पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई हुई वो तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। जब सरकार का चेहरा ही आतंक होगा तो उस सरकार में क्या होगा इसकी सिर्फ कल्पना कीजिए। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, अफगानिस्तान में 2 पत्रकारों की पिटाई हुई है और बुरी तरह से पीटा गया। उनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं इस वक्त स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में इस आतंकी सरकार के चेहरे कौन है? वो चेहरे जो कि आतंक के सरगना हैं और उन सरगनाओं के नीचे आतंक की तस्वीरें ही सामने आएंगी। मेरे साथ इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच हैं और साथ ही पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद जफीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आर्य, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। यह आतंक का चेहरा, क्योंकि मैं उनमें से जो 2 मोस्ट वांटेड हैं उनके चेहरे आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप उनसे भली भांति वाकिफ हैं। दुनिया की पहली सरकार होगी मेजर आर्य जिसमें जितना बड़ा आतंकी है उतना बड़ा पद मिल रहा है। नहीं, मुझे लगता है दुनिया की दूसरी सरकार है, पहली नहीं है। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के इमरान खान नियाजी, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। और जब आप बात करें कुरैशी साहब से, जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जब उनसे पूछें कि ओसामा बिन लादेन भाई शहीद है कि उसको मारा गया है, तो कहते हैं नो कमेंट्स। वो लोगों के सामने कहना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान की दूसरी, देखिए, आतंकवादी बिना शय के पनपता नहीं है, उसको शय पाकिस्तान से मिल रही है, साफ सीधी बात है। और आखिरी एक बात कहूँगा कि ये जितने भी लोग पाकिस्तान में प्रो तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं, मुझे लगता है ये दोगले हैं। मैं फीमेल एंकर्स, मुझे इतना ख़राब लगा, मैं बता दूं आपको, फीमेल एंकर्स जो हैं ये कहती हैं हम सपोर्ट करते हैं तालिबान को। पाकिस्तानी फीमेल एंकर्स, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, अगर तुम इस वक्त अफगानिस्तान में होती तो आपको वाजिबुल कत्ल ठहराया जाता तालिबान से। जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान के वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टर्स हैं। आपको पता है इस्लाम की रोशनी में ये सब हराम है और तालिबान ये कहता है ये सब हराम है, फिर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्रिकेटर्स वगैरह जितने भी हैं, ये सब हराम है, ये सब हराम है, तो इनको ये समझना पड़ेगा। और आपने जैसा कहा, मोहम्मद जफीर हमारे साथ है, मुझे लगता है उनसे मैं पूछूंगी जफीर, क्योंकि आप इनमें से किस आतंकी को मान्यता देते हैं? क्योंकि जिस तरह की सरकार बनी है, आपकी जेलों में रह रहकर पाले पोसे गए आतंकी आज सरकार चला रहे हैं। मैं पहले दिखाना चाहती हूं आतंक के वो चेहरे
जो दुनिया के साथ सबसे भद्दा मजाक हो रहा है वो मैं दिखाना चाहती हूं स्क्रीन पर। अंकित अगर दिखाएं हम वो दो चेहरे, दुनिया के साथ ये सबसे भद्दा मजाक है, क्योंकि मोस्ट वांटेड प्राइम मिनिस्टर मुल्ला हसन अखुंद मोस्ट वांटेड होम मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी। और हम क्यों कह रहे हैं इन्हें मोस्ट वांटेड, क्योंकि यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में ये दोनों नाम शामिल है। पूरी दुनिया जिनको आतंकी मानती है वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनकर एक देश को चलाने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं मोस्ट वांटेड प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट वांटेड होम मिनिस्टर। इनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। इनके बारे में मैं पहले बता देती हूं मैं क्यों कह रही हूं, और उसके बाद जफीर मैं आपके पास आऊंगी और मेजर जनरल सिवाज, जरा ये तस्वीरें, इन तस्वीरों से वाकिफ कराना जरूरी है अपने दर्शकों को। शरिया कानून का कट्टर समर्थक है ये मोस्ट वांटेड प्राइम मिनिस्टर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित है मुल्ला हसन अखुंद। जो नेटो देश है उनकी सेनाओं पर हमले का नेतृत्व करने वाला है अफगानिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार कराने में माहिर रहा है मुल्ला अखुंद। ये है अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अब आपको दिखाती हूं वो मोस्ट वांटेड होम मिनिस्टर कौन है। मोस्ट वांटेड होम मिनिस्टर की तस्वीर देख लीजिए। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का हेड है, अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया हुआ है। अमेरिका ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में डाला है। अमेरिका का मोस्ट वांटेड $5 मिलियन यानी कि तकरीबन 38 करोड़ का इनाम इसके सर पर है। और सोचिए, काबुल में जो भारतीय दूतावास पर 2008 में हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड है सिराजुद्दीन हक्कानी। भारत को दुश्मन नंबर 1 मानता है सिराजुद्दीन हक्कानी। अब आप सोच लीजिए कि इसे होम मिनिस्टर बनाने के पीछे क्या मंशा रही होगी। ये तस्वीरें हैं मोस्ट वांटेड आतंकियों की। और मैं एक बार जाती हूं नफीस आपके पास, नफीस के पास मैं जाऊं उससे पहले मेजर जनरल सिवाज, ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं ये मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीर है, और किसी देश को चलाने के लिए अब ये चेहरे सामने आ रहे हैं। इन चेहरों पर मुहर लगी है। सुचरिता, ये एक बड़ी दुख की बात है जिस प्रकार से ये अभी इन्होंने सिलेक्ट की है जो कैबिनेट, और ये सारी की सारी आईएसआई की देन है। अब आप देखो, लेफ्टिनेंट जनरल जो हमीद थे वहां पर, फयाज हमीद 4-5 दिन से थे काबुल में, और उन्होंने यकीन किया है कि ये हक्कानी ग्रुप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से पार्टिसिपेशन का मौका मिले। और ये सिराजुद्दीन हक्कानी एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट यहाँ इस इलाके का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। इसके ऊपर $5 बिलियन का एक प्रकार से प्राइज मनी है। और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया है इन्होंने, जो उसमें भी सेम हसन जो अखुंद, वो भी एक प्रकार से बहुत बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि मुल्ला ब्रदर जो एक सॉफ्ट ऑप्शन थी उसको नहीं बनाएगा जानबूझ के, क्योंकि आईएसआई नहीं चाहता कि ऐसा कोई चेहरा बने जिसका ज्यादा झुकाव भारत की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो या अमेरिका की तरफ। क्योंकि जो मुल्ला ब्रदर था उसको अमेरिका के जो के कहने पे इसको छोड़ा गया था पाकिस्तान की जेल में 2018 के बाद। तो ऐसे में उनको पता है 2010 से 18 में उसको इतने अच्छे रिलेशन नहीं है पाकिस्तान में, तो मुल्ला ब्रदर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, और इन्होंने अपना जो है हसन अखुंद को बनाया है, जो कि कट्टर है, बिल्कुल माना हुआ तालिबानी है, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और दूसरा सिराजुद्दीन हक्कानी, वो आतंकवादियों का आतंकवादी है। और ऐसे में अगर इस टाइप की ये इन्होंने कैबिनेट बनाई है तो ये बड़ी दुख की बात है। ना इन्होंने हजारा को लिया, ना इन्होंने एक लिया है, इन्होंने ताजिक एक लिया, उज्बेक, सारे पश्तून लिए हैं, और इन्होंने कोई औरत को नहीं लिया। और उसके बाद जो पुरानी अफगानिस्तान, आप उम्मीद क्या कर रहे थे कि औरतों को दर्जा देंगे कैबिनेट में? ये तो मुझे लगता है कि हमें पहले से पता था कि जब वहां पर बाकी कम्युनिटीज को कोई दर्जा नहीं मिल रहा था, तो औरतें तो बहुत बाद में आती हैं इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सर, वो तो हम सब जानते हैं। मैं एक बार मेजर आर्या मोहम्मद जफीर, आप दोनों को साथ में ले रही हूं। मैं मेजर आर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये सोच नहीं पाती कि जिस सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री है, एंटनी ब्लिंकन इनके साथ बैठकर बैठक करेंगे क्या? कुरैशी इनके साथ बैठकर बैठक, कुरैशी तो कर भी लेंगे शायद, लेकिन सोचिए कि एक आतंकी के साथ बतौर गृह मंत्री बैठकें होंगी अब देशों की। कौन मान्यता देगा इस सरकार को? पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जफीर तो मान्यता देकर बैठे हैं पहले दिन से। देखिए, मैं सिर्फ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अफगानिस्तान की सरकार है, जो भी है, जैसी भी है, ठीक है, बट कोई भी ऐसा हो उसको मान्यता मिलना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल रहेगा।
पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार की सरकार बनाएंगे। देखिए, सरकार बना दी, जनरल फैज़ हमीद गए, ठीक है, जनरल फैज़ हमीद जा सकते हैं, तालिबान ने बुलाया, वो चले गए, इसमें हमें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। अगर जनरल फैज़ हमीद गए तो गए, ठीक है, हमसे पूछ कर तो नहीं गए ना, उनको हमसे पूछना चाहिए। ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन, वो अफगानिस्तान जाएँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अब सरकार बन गई, तो जो यूफोरिया था कि तालिबान की सरकार बनेगी, अब वो बन गई। अब नेक्स्ट कदम क्या है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? पैसा कहाँ से आएगा, राइट? पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जब चाइना पैसे देता है तो हनुमान टोटा पोर्ट बनता है, कराची का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बनता है। जब मैं कहता हूँ बनता है, मतलब गुर्दा और कलेजी रखवा लेता है चीन। ये चाइना का हर जगह, अफ्रीका में देखिए, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी बैठे हैं मेरे भाई यहाँ पे, ये भी बता देंगे, ये सब गिरवी रखवा लेते हैं। चीनी तब पैसा देते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पैसा दिया, आधा मुल्क गिरवी रख लिया उन्होंने। F9 का पार्क इस्लामाबाद में गिरवी रख लिया। तो अगर चाइना पैसे देता है वहाँ पे, तो चाइना गिरवी रखवा लेगा आधा मुल्क। ये बात सीधी है। बाकी जो हकानी हैं, जो अखुंद हैं, जो बाकी इनका जो कैबिनेट है, वो डिसाइड करेंगे उनको किससे पैसा लेना है, कैसे मुल्क चलाना है। क्योंकि काबुल पे फतेह, डन। पंजशीर घाटी के अंदर घुसने की कोशिश, डन। कैबिनेट बनानी है, डन। अब ये सब यूफोरिया खत्म हो गया, इसके ढोल नगाड़े बजना बंद हो जाएंगे एक आध दिन में। फिर क्या होगा? पैसे कहां से आएंगे, पूरा निजाम कैसे चलेगा, ये देखना है। और वो लोग देखेंगे, इसमें हमारा भी कोई इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो अफगान देखेंगे जैसे उनको देखना है, और तालिबान देखेगा जैसे उनको देखना है। जफीर, ये आतंकियों की जो कैबिनेट तैयार हुई है, जिस पे पाकिस्तान ने तो डे 1 से मोहर लगा दी है, अफगानिस्तान के लोगों को कोई जवाब दे पाएंगे जो डेथ टू पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं काबुल की सड़कों पर? उन्हें ये इस हाल में पहुंचा दिया आपने, डेथ टू पाकिस्तान के नारे इस काबुल की सड़कों पर गूंज रहे हैं। जफीर, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। देखिए, सबसे बड़ी जबरदस्त बात मेजर आर्या साहब ने की, और बाज़ दफा बहुत अच्छी बात कर जाते हैं वो। आप ये शादियाने बजाने आप बंद कर दें। 15 अगस्त से लेकर आज 8 सितंबर हो गई है, तो आप तालिबान में लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपका सफारतकार तालिबान से मिला ना? अगर ये इतने ही दहशतगर्द थे तो नहीं मिलते, आप बाइकआउट करते हैं, आप ना मिलते इनसे। चाइना इनसे ना मिलता, अमेरिका इनसे ना मिलता। दोहा एग्रीमेंट क्या हुआ? इन्हीं लोगों के साथ तो आपने एग्रीमेंट किया है। तो अगर ये इतने सर्टिफाइड दहशतगर्द थे, तो भाई ना मिलते, इनसे मुज़ाकरात क्यों किए? इनको मार देते आप वहां पकड़ के, मुज़ाकरात क्यों करते? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी को मैं टेररिस्ट ना कहूं? आप ये कह रहे हैं कि मैं सिराजुद्दीन हक्कानी को टेररिस्ट ना कहूं? नहीं, आपने दहशतगर्दी पर आप जो ये बड़ा पूरा लेक्चर दे रहे हैं, मैं सिराजुद्दीन हक्कानी को आतंकी ना कहूं? अरे सुन ले बीबी, सुन ले मेरी बात, तो सुन ले, उसके बाद आर्गुमेंट दे ना। जिस तरह मेरे सामने बात की, इस तरह मुझे करने दे बात। अगर इतने ये बुरे थे, इतने प्रॉब्लम थी, तो भाई ना बातचीत ना करते। काबुल इन्होंने फतह कर लिया, अफगानिस्तान फतह कर लिया, पंजशीर डन हो गया, जिस तरह मेजर साहब ने भी बात की। भाई अब आगे आए, कैबिनेट भी इनकी बन गई, तो ये कह रहे हैं हम खवातीन को भी जगह दें। अल्लाह करे ये जगह दें, उनको भी वो करें, अमन बहाल दें, खित्ते में चीजें बेहतर हों। अब आ जाए अगले मरहले पे, होने क्या जा रहा है इस खित्ते में जिस तरह मेरे साहब ने कहा ना कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है आपका, अब रोल खत्म हो गया, अब रोल शुरू हो गया है पाकिस्तान का। आपने कहा डीजी वहां से आओगे। एक मिनट, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। भाई हमारी 26 किलोमीटर की सरहद है। एक मिनट सर, एक मिनट भाई मेरी बात सुन लो। हमें अपने सर एक मिनट आप इनको जरा चुप करवाइए, वरना शाम तक बोलते रहेंगे। जफीर मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि मेजर साहब ने बोला भारत का रोल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। रोल उसका होता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का रोल शुरू होता है, आप क्या दे सकते हैं? आपको तो अभी $2.7 बिलियन का खुद लोन मिला है IMF से, आपके पास पैसे नहीं है, रोल शुरू होता है। देखिए, रोल सेठों का होता है, जो चौधरी होता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात भी सुन लीजिए सर। आपने बोला, मैंने तो बीच में नहीं बोला था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। देखिए सर, ऐसा है कि रोल उसका होता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। आपकी जेब में पैसे नहीं है सर, आपकी जेब फटी है, आधी जेब रफू है, तो उसमें आपका रोल नहीं हो सकता। पहली चीज, तालिबान ने हमसे मीटिंग क्यों करी थी? तालिबान ने हमसे मांगा था, तालिबान ने हमसे पैसे मांगे, तालिबान ने हमसे इन्वेस्टमेंट मांगी, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लोगों ने बोला कि सर एक मिनट सुन लीजिए सर, 10 सेकंड और दे दीजिए। आपने इतना बड़प्पन दिखाया है, आपने सर इतना बड़प्पन दिखाया है, 10 सेकंड और बड़प्पन दिखा दीजिए सर। आपने हुजूर आपने इतना बड़प्पन दिखाया है, 10 सेकंड और बड़प्पन दिखा दो।
जफीर सुनते नहीं है, मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये यहाँ पर पूरी तरह से मोहर लगवाएंगे तालिबान की सरकार पर भी और पाकिस्तान जो कर रहा है उस पर भी। बात यह है ना, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तालिबान को जो करना है करे, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें पता है जब भूख लगेगी, जब तालिबान को पैसे चाहिए होंगे तो हिंदुस्तान के पास आएगा। और जैसे कि फोटोग्राफ थी जनरल फैज हमीद की नमाज पढ़ते हुए, उनको नमाज पढ़नी हो पाकिस्तान के साथ पढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ यही काम करेगा। पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता। पैसे तालिबान को चाहिए तकरीबन 10 से लेकर 30 अरब डॉलर हर साल। ये पैसे कहां से आएंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। ये कहते हैं पाकिस्तान का रोल है। कौन सा रोल है? आप क्या करेंगे? नल में पानी नहीं है, वहां पे एटीएम में पैसा नहीं है, अरे इसके लिए नोट चाहिए भाई। पाकिस्तान रोल क्या करेगा? कौन से रोल की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, आप एक चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान ये करेगा। पाकिस्तान एक चीज करेगा जिस पे किसी पैनलिस्ट को हंसी ना आए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए पाकिस्तान ये काम करेगा। एक काम बताइएगा, लंबी तकरीर मत करिएगा पीटीआई वाले जैसे कंटेनर पे खड़े होकर करते हैं। एक बात बताइए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है अफगानिस्तान के लिए। एक चीज सुने, पाकिस्तान ने ये किया कि 1996 के तालिबान को बदल के रख दिया, वहां अमन अमान बहाल हो गया। अरे हुजूर, आप कल क्या करेंगे ये बताइए? आप कल क्या करेंगे? आप कल क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या करेंगे कल? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान वहां पे इन्वेस्टमेंट। अरे आप अपनी बात करिए। पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये बताइए? पाकिस्तान कितनी कर रहा है? ये पाकिस्तानी तो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, पाकिस्तान ही कर रहा है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। क्या नाम है इनका? जफीर, एक मिनट जफीर सुनिए। आपने ईरान का नाम लिया, आपने तुर्की का नाम लिया, आपने बोला पाकिस्तान इनको लेकर आ रहा है। सर आप देखिए, इसको ना हिंदी में दलाली कहते हैं। आप समझिए, इसका शब्द है दलाली। आप लोग सुनिए मेरी बात, मेरी साहब सुनिए, जफीर साहब आप सुनिए सर, आप बुरा मत मानिए मेरी बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए जनाब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, एक बात बताइए। आपने बोला पाकिस्तान का रोल है, आपका पाकिस्तान का क्या रोल है ये बताइए? पाकिस्तान का रोल क्या है सर? हुजूर, पाकिस्तान का रोल क्या है ये बताइए? आप कह रहे हैं हम ईरान से बोल रहे हैं पैसा डालो, हम तुर्की से बोल रहे हैं पैसा डालो। अरे ईरान और तुर्की को मारो गोली, पाकिस्तान की जेब में कितना पैसा है जो पाकिस्तान चेक काट के दे रहा है अफगान तालिबान को? ये बताइए, साफ सीधी बात। नोट की बात करिए, कैश की बात करिए, पैसे की बात करिए। कितनी पैसा कितना दे रहे हो बताओ? दलाली वो होती है जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अपनी अरे सर, हिंदुस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को? हिंदुस्तान को छोड़िए सर, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को? अरे जफीर साहब, हिंदुस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को? इनसे जरा पूछिए। अरे सर, पैसे कितने दे रहा है? पैसे ये पैसे का नाम सुनते ही गूंगे और बहरे हो जाते हैं पाकिस्तानी पूरे के पूरे। भाईजान पैसे कितने दे रहे हो ये बताओ? पैसे कितने दे रहे हो तालिबान को ये बताओ? नोट कितने दे रहे हो? भाई पैसे हम क्यों देंगे? पैसे क्यों हम देंगे? अच्छा, सही बात है, पैसे हम क्यों देंगे? फिर आप करेंगे क्या बताओ? आप करोगे क्या? आपने बोला पाकिस्तान का रोल है, क्या रोल है? आप उनकी सरकार चलाओगे? 200 किलोमीटर हमारी सरहद है, हमने बहाल किया। अरे हुजूर, आप कल क्या करेंगे? आप ये बताओ, आपके पास सवाल का जवाब है नहीं। मेजर वो बता नहीं पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे। वो वही उन्होंने अफगानिस्तान में किया है, वही वो पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में करते हैं। पैसे के नाम पर मत जाइए, पैसे है नहीं उनके पास। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आप आतंकवाद जरूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जफीर, आतंकवाद पर लगाम लगने की कोशिशें भी जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं रूस के एनएसए। रूसी एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात हुई है। भारत के विदेश मंत्री की बैठक के केंद्र में रहा है अफगानिस्तान। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। जैश और लश्कर की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। ये ड्रग कारोबार पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। एनएसए डोभाल से भी मिले थे निकोलाई पेत्रुशेव, जो कि रूस के एनएसए हैं। भारत और रूस के बीच एनएसए स्तर की वार्ता हुई और भारत और रूस के बीच किस तरह से आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर यह वार्ता हुई है। अजीत डोभाल जो कि भारत के एनएसए हैं, उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं, दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, और ये दो तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ
बड़ा कदम उठाने की तैयारी में, क्योंकि एक तरफ रूस और भारत के एनएसएस के बीच वार्ता हुई है, बैठक हुई है, जिसके बाद रूस के एनएसए मुलाकात की है उन्होंने एस जयशंकर से भी। वहीं किस तरह से CIA चीफ भारत में है और निकोलस बर्न्स की मुलाकात भी हो रही है भारत में अलग अलग अधिकारियों से। यूएस और भारत के बीच भी यह बैठक हो रही है। एक सवाल पूछना चाहता हूं उससे, आतंक के खिलाफ किस तरह से भारत एक त्रिकोण बनाने की तैयारी में है, मैं वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। अफगानिस्तान संकट पर रूस और अमेरिका किस तरह से सक्रिय हुए हैं। दिल्ली के संपर्क में है मॉस्को भी, दिल्ली के संपर्क में वॉशिंगटन भी। जी हां, CIA चीफ विलियम बर्न्स मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं और NSA अजीत डोभाल से CIA चीफ की मुलाकात हुई है। अजीत डोभाल से CIA के अध्यक्ष की मुलाकात हुई विलियम बर्न्स की, और बुधवार को यानी कि आज रूस के NSA दिल्ली आए और अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है। निकोलाई पेत्रुशेव 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन में जो बात हुई थी उसके बाद निकोलस पेत्रुशेव भारत आए हैं और फोन पर करीब 45 मिनट तक उनके बात हुई थी। और उसके बाद यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देश के NSA इस पर वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाना है। अमेरिकी दौरे पर जो बाइडेन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो भारत, रूस और अमेरिका के बीच आतंक के खिलाफ यह त्रिकोण तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है। और किस तरह से लगातार बड़ी बैठकों का दौर जारी है। आपको हमने बताया था कि भारत और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 45 मिनट तक फोन पर बात हुई थी, जिसमें यह रूपरेखा तैयार की गई, जिसके तहत ही अब दिल्ली में दोनों NSAs के बीच यह मुलाकात हुई है। और वहीं CIA चीफ विलियम बर्न्स भी दिल्ली में है, यानी दिल्ली बन गया है केंद्र आतंक के खिलाफ इस गठजोड़ में। यह भी बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी बताऊंगी कि किस तरह से भारत अब आतंक के खिलाफ एक बड़ा रुख इख्तियार करने की ओर है। भारत रूस में बैठक को लेकर बड़ी खबर आपको बता रही हूं। NSA स्तर की वार्ता में अफगानिस्तान पर बात हुई है और भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, आतंकियों से पाकिस्तान के गठजोड़ का जिक्र किया है। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, आतंक पर सवाल उठाए हैं। NSA स्तर की वार्ता में अफगानिस्तान पर बात हुई है। यह भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि भारत और रूस के बीच यह बैठक हुई है। भारत और रूस के NSAs के बीच बैठक हुई है और रूस के NSA निकोलाई पेत्रुशेव की मुलाकात एस जयशंकर से भी हुई है। तो ये बैठक दिल्ली में, और इसीलिए दिल्ली में इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात हैं और तालिबान सरकार को लेकर लगातार बड़ी बैठकें हो रही हैं। ये मैं इस पर आऊं उससे पहले एक बार मेजर आर्य, जिस तरह से भारत में बैठकें कई हो रही हैं, लेकिन फोकस सारा इस वक्त तालिबान पर। और मुझे सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में यही आता है कि जहां आतंकियों की सरकार हो, और हम सिराजुद्दीन हक्कानी को जानते नहीं है क्या, जो भारत को दुश्मन नंबर 1 कहता हो, जो बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व हो, जो सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करता हो, ऐसा होम मिनिस्टर तालिबान में है जिसको जफीर लगातार सही ठहराने पे लगे हुए हैं, उस पर मोहर लगाने पर लगे हुए हैं। देखिए, मोहर लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हक्कानी है वो सुसाइड बॉम्बर भी अगर है वो फटेगा तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ है, अगर ये हक्कानी ये पाकिस्तान में पला बड़ा है, नॉर्थ वजीरिस्तान में, ठीक है ना, मीराम शाह के आसपास। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये भारत के खिलाफ कुछ दिल में रखता भी है तो इसका स्वागत है। कश्मीर में किसने रोका है? हमने बोला है क्या कभी किसी भारतीय ने, जो कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है सरकार में, उसने बोला है कि नहीं साहब हमें बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज कश्मीर मत आना वरना दिक्कत हो जाए? किसी ने बोला? हमने तो नहीं बोला कभी। जिसको आना है कश्मीर, जिस तालिबानी को मन है बड़ा अपनी मर्दानगी प्रूव करने का कि हम जाएंगे कश्मीर में और जिहाद लड़ेंगे, तो 2 दिन गुजारिए आप कश्मीर में हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं एक बात बता देना चाहता हूं पाकिस्तानियों की, और एक ज़माने में अफगान आते थे, पाकिस्तान भेजता था वहाँ पे, उस ज़माने में फेंसिंग नहीं होती थी, तो सुचारता पूरे बारामूला के आगे पूरी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की कब्र है। वहाँ पे इतने पाकिस्तानी हमने दफनाए हैं, इतने पाकिस्तानी दफनाए कि वहाँ पे पेड़ कम है और पाकिस्तानी लाशें ज़्यादा हैं। तो जो आएगा उसका वैसे ही स्वागत होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से बात करोगे कोई बात नहीं। दीपक मित्तल साहब थे हमारे एम्बेसडर, उन्होंने प्यार से आपको चाय भी पिलाई, एम्बेसी में वेलकम भी करा। जहां कश्मीर थोड़ा सा करा, फिर हमें पता है कि टाइट कैसे करना है किसको, वो इंडियन आर्मी नोज वेरी वेल।
तो उसमें वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। ये बड़ी बात आपने कही है और मुझे लगता है जफीर तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपेशन जो हिंदुस्तान से है जफीर, उस पर आप बोलना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की बैठक कल होने वाली है। कल ये बैठक होगी, कल बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बैठक में पुतिन और जिनपिंग भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन के राष्ट्रपति शामिल होंगे और साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी ब्रिक्स की इस बैठक में शामिल होंगे। कल बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। ब्रिक्स देशों की बैठक कल होने वाली है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा। आतंकवाद का मुद्दा किस तरह सिर्फ ब्रिक्स बैठक पर नहीं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक 3 बैठकों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं। 9 सितंबर को ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक है और पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। पुतिन और शी जिनपिंग इस बैठक में शामिल होंगे। आतंक के खिलाफ ब्लूप्रिंट इसी बैठक में तैयार होगा। अजीत डोभाल सुरक्षा मामलों पर प्रेजेंटेशन देंगे और बैठक के केंद्र में रहेगा अफगानिस्तान। जी हां, तो ये ब्रिक्स बैठक में होगा। वहीं इसके बाद 16 सितंबर को एससीओ की बैठक होगी। शंघाई सहयोग संगठन में चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। रूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान जो कि लगातार पंजशीर की मदद कर रहा है, शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान भी एससीओ बैठक में शामिल होंगे। एससीओ में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि पंजशीर में पाकिस्तान की बमबारी का मुद्दा भी उठा सकते हैं प्रधानमंत्री। तजिकिस्तान भी पाकिस्तान की पोल खोलेगा। कुरैशी मिलने जरूर गए लेकिन बड़े बेआबरू होकर वहां से लौटे थे, क्योंकि खुलकर तजिकिस्तान ने कह दिया था हम मदद करेंगे पंजशीर की। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में ही यह बैठक है। तो सोचिए कि एससीओ बैठक के जरिए भी किस तरह से पोल खोलेगा भारत। वहीं 24 सितंबर को तीसरी बैठक, 24 दिसंबर को अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि अमेरिका में होनी है क्वाड देशों की बैठक। इस क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और क्वाड का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखना, वहां पर उसे मुक्त रखना, इसी को बढ़ावा देना। क्वाड में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा होगी। चीन के आक्रामक व्यवहार पर भी रोक लगाने का मकसद है और इस मकसद में भारत भी है, अमेरिका भी है। एस जयशंकर ने 2 दिन पहले क्वाड पर बयान दिया था कि एक तरफावाद के दिन अब खत्म हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कुछ देशों को कि वो एक तरफावाद के जरिए आगे चल सकते हैं। और इसीलिए इन 3 बैठकों के जरिए किस तरह से आतंक पर लगाम लगाने की कोशिश और अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बनी है उस पर बड़ा रुख तैयार होगा। एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें जो आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती का तालिबान प्रेम भी सामने आया है। महबूबा मुफ्ती कह रही है तालिबान सरकार को समर्थन किया जाए, तालिबान सरकार शरिया कानून के तहत चले, तालिबान अब हकीकत बन चुका है। मुफ्ती साफ तौर पर कह रही है कि तालिबान पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगा। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह से तालिबान की तारीफ की है, अब यह खुलकर सामने आ गया है। पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान, अब महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आ रहा है और सरकार किस तरह से शरिया कानून के तहत चलेगी कह रही है महबूबा मुफ्ती। ये बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती का सामने आया है, यानी कि तालिबान को भी तरजीह दे रही है महबूबा। और महबूबा मुफ्ती कह रही है शरिया के हिसाब से सरकार चलेगी और ये हकीकत है और इसको मान्यता दी जाए। ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। मैं मेजर जनरल सिवाच एक बार आपके पास आ रही हूं। ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, मेजर आर्या जिस तरह के बयान दे रहे हैं मेजर जनरल सिवाच, मैं एक बार उनसे रिएक्शन ले लूं। ये साफ तौर पर क्या दिखा रहा है? तालिबान की पैरवी करने भी अब उतर जाएंगे? देखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तालिबान को कोई देश रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा। और ये सच्चाई है। आज जो लोग हैं अफगानिस्तान के, स्पेशली औरतें सड़कों पे आ गई हैं और वो तालिबान के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आपको पता है मेन पॉपुलेशन अफगानिस्तान की 19 साल है। तो इसका मैं 50% के करीब पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 2001 के बाद खुली हवा में उन्होंने साथ लिया है।
वो नहीं चाहेंगे कि ये जो शरिया लॉ और जिस प्रकार से ये बंदश डाल रहे हैं, ये आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे, अवाम अभी नारे लगाएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल होगा। इनके पास पैसा है नहीं, इनको कोई लोन देगा नहीं, इनको कोई मान्यता देगा नहीं, गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? यहाँ पर तालिबान हकीकत है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस हकीकत को मान्यता देने की बात हो रही है। हकीकत है तो मान ले कि आतंकी चला रहे हैं देश और हम बैठ जाएं बैठकें करने उनके साथ। देखिए, ऐसा है जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है ना, महबूबा मुफ्ती एक दोगली है इंसान। इसका बाप होम मिनिस्टर था भारत का, ठीक है, उसने अपनी खुद की बेटी को किडनैप करवाया आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी है महबूबा मुफ्ती। अब ये कह रही है कि तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करो। मैं महबूबा मुफ्ती को एक चीज कहना चाहता हूं कि बहन, तालिबान को रिकॉग्नाइज करो। तालिबान के अंडर ना चुनाव होते हैं, ना तुम्हारे अब्बू बन पाते मंत्री भारत में, ना तुम बन पाती चीफ मिनिस्टर, और तुम्हें डाल देता हाथ पैर बांध के किचन के अंदर। तो जिस शरिया कानून की बात कर रही हो ना, वो शरिया कानून जहर है, जहर। औरतों को कोड़े पड़ते हैं, बच्चों के गले रेत दिए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। इनसे बोलो कि जाएं 2-4 दिन रह के आए अफगानिस्तान में, खुली हवा लेकर आए, जरा अपने फेफड़ों में डालें खुली हवा। ये महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि मैं सपोर्ट करती हूं शरिया कानून। शरिया कानून, ये भारत में चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, इनके बाप होम मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में। और ये शरिया कानून में इलेक्शन होते हैं क्या? क्या शरिया में क्या इलेक्शन इस्लामी है, गैर इस्लामी है? औरतों को नहीं, इनको बोलिए ना। मैं तो चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती जाएं और चुनाव में खड़े हों। महबूबा मुफ्ती जाए और अफगानिस्तान में बोले कि मुझे इलेक्शन लड़ने में औरत हूं, मुझे कैबिनेट में हिस्सा दो, तब पता लगेगा। हिंदुस्तान में बैठकर या फिर किसी भी देश में बैठकर तालिबान की पैरवी करते हैं, वो एक बार जाए और जैसा आपने कहा तालिबान राज में रहकर दिखाएं, वो नहीं करेंगे, पैरवी के बयान जरूर देंगे। मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।